अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की एक तो लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। दूसरा, आज हफ्ते का पहला दिन है। इस हफ्ते के कुछ मेजर इवेंट्स अपडेट्स जो क्रिप्टो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा ताकि आप अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। अगर मैं ये कहूँ कि ये अप्रैल के महीने का सबसे इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी हफ्ते एक तो जियो पोलिटिकल साइड की तरफ से जो इम्पैक्ट है मार्केट्स का वो भी सेटल होना, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जो टसल है इस हफ्ते अच्छा खासा टर्न ले सकती है। दूसरा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरा, मैक्रो साइड पे ये हफ्ता बहुत बिजी होने जा रहा है। स्पेशली अगर मैक्रो से ही हम स्टार्ट करें तो 2 दिन बाद 8 अप्रैल को FOMC मिनट्स रिलीज़ हो गए। नॉर्मली जब भी FOMC मिनट्स रिलीज़ होते हैं पाकिस्तानी टाइम कोई रात 11 बजे का टाइम बनता है, यानी आप यूँ समझ लें कि बुध की रात 11 बजे FOMC मिनट्स रिलीज़ होंगे और 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान मार्केट जो है अपना फिर असर दिखाती है, इस न्यूज़ पे रिएक्ट करती है। फिर उसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का जुम्मे का दिन है जब CPI डाटा अमेरिका रिलीज़ करेगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ईरान की जंग के बाद जो ग्लोबली ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, अमेरिका में ऑयल प्राइसेस का वहाँ की महंगाई के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ है वो तय करेगा CPI डाटा आने के बाद। जो कि ये CPI डाटा यानी वहाँ की महंगाई का डाटा उनकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को मुतासिर करता है, और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अगर महंगाई ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट रेट को हाइक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट को हाइक लगने यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब सारी रिस्की मार्केट क्रैश करती हैं, और अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो या कम हो तो फिर इंटरेस्ट रेट को कट लगने के चांसेस होते हैं, जो कि लाइकली मार्केट में बुलिश सिग्नल जो है समझा जाता है। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। इंटरेस्टिंगली जो फिडेलिटी है उन्होंने कहा है जी ये जो बिटकॉइन ने अपना टॉप बनाया था उसके टॉप के बाद कैपिटल जो था वो बिटकॉइन से निकल के गोल्ड में गया। अब गोल्ड में टॉप बन चुका है बकौल उनके, अब गोल्ड से सरमाया दोबारा उनको बिटकॉइन में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब चूँकि बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन इस ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन खड़ी हुई है इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही, ना BTC की प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रही है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं पिछले कुछ 2 महीनों से बार बार BTC की प्राइस ट्राई करती है, ना ऊपर जाती है और नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिलती है, और नीचे जब जाती है तो इंस्टीट्यूशन जो है इसको एक ब्लेसिंग समझ के बाय करें। अगर आप इसी साल के Q1 का डाटा भी देखें तो आप देख सकते हैं क्लियरली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और फंड्स और ETF ये मुसलसल बाइंग कर रहे हैं जब से ये साल स्टार्ट हो गया, और मार्केट जो है प्रेशर में है, जबकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्केट में BTC डंप कर रहे हैं। उन्होंने 62,000 बिटकॉइन जो है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ $6 बिलियन की वर्थ का रिटेलर्स ने मार्केट से एग्जिट लिया है, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बिटकॉइन के ऊपर जितने मेटाप्लैनेट, स्ट्रेटजी या इस तरह की जितनी ट्रेजरी कंपनीज हैं जो कि राउंड अबाउट $80 बिलियन की वर्थ का बिटकॉइन इनके पास है, हैरान कुन तौर पे ये जितना मर्जी BTC अपने पास रखें उसके ऊपर यील्ड नहीं अर्न कर सकते। प्राइस जितनी देर तक नीचे रहेगी ऊपर जाएगी इनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इथीरियम के ETF के साथ, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो पिछले महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जिसमें ब्लैक रॉक ने अपना स्टेकिंग वाला ETF भी लॉन्च किया, और आप देख सकते हैं क्लियरली लोगों का इंटरेस्ट वहां पे कितनी ज़्यादा सरमायाकारी आपको नज़र आ रही थी। और अगर आप देखें वैलिडेटर क्यू के ऊपर अभी भी इस वक्त तकरीबन 2.8 मिलियन इथीरियम जो है वैलिडेटर क्यू में स्टेकिंग के ऊपर वेट कर रहा है कि वो नेक्स्ट ईपोच में जाके वो वहाँ पे स्टेक करेगा। तो इस वक्त करंट जो इथीरियम की स्टेक सप्लाई है तकरीबन 31.798% जो है वो सप्लाई स्टेकिंग में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगले चंद महीनों के अंदर अंदर या 1-2 साल के अंदर अंदर ये स्टेक सप्लाई मोर देन 50% होगी, और इथीरियम की प्राइस के हवाले से मैं बहुत, और इसके अलावा एक और यहाँ सिग्नल निकला है, ये जो 80 बिलियन जितना सरमायाकारी BTC के ऊपर हो रही है, आई एम श्योर ये सप्लाई वहाँ पे डोरमेंट नहीं छोड़ेंगे ये इंस्टीट्यूशंस, ये लाजमी बिटकॉइन के ऊपर अपनी कोई DeFi मार्केट खड़ी करेंगे जैसा इथीरियम के ऊपर है। इसी तरह बिटकॉइन के ऊपर भी इकोसिस्टम बिल्ड होगा। अगर बिल्ड होगा तो BTC का जो इकोसिस्टम आपको बिल्कुल डेड और क्रैश नज़र आ रहा है उसमें दोबारा जान आ सकती है। लास्ट वीडियो में आपको BTC की फासेट के बारे में अपडेट किया था।
टाइमर जो है पीछे देख सकते हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी तकरीबन 6 घंटे बाकी हैं। जब ये फॉसेट ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा तो मज़ीद अपडेट मैं आपको, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे लाइकली उस वक्त तक आ चुका होगा। यूएस ईरान की रिपोर्टली जनाब पिछले 45 इनके आपस में मीटिंग हुई है जिसमें वो 45 दिन तक सीज़ फायर करने की खबरें हैं। मेरी असेसमेंट ये है, और फिर उसके बाद शायद वार को परमानेंट ये स्टॉप भी लगा दें। ये सिर्फ खबरें हैं, अफवाहें हैं। मेरा मानना ये है कि ईरान जो कि अपने लीडर को गवा चुका है इस जंग में, ना अनवांटेड वॉर में, ईरान तो पीछे नहीं हट सकता। ईरान अब न्यूक्लियर पावर भी गेन करेगा और ना ही अमेरिका ईरान की शराइत को मान सकता है कि वो गोल्ड स्टेट से निकल जाए। तो मुझे तो ये कहीं भी सेटल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ट्रम्प साहब जो हैं वो बहरी रास्ते खोलने के ऊपर अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं। ये मेरा ख्याल 5वीं बार उन्होंने एक्सटेंड किया है और लास्ट डेट अब कल के दिन यानी ट्यूसडे को रात की टाइमिंग में डेडलाइन वो ख़त्म होगी। एंड मुमकिन है ट्रम्प साहब फिर दोबारा एक नई डेडलाइन दे दें, या अगर डेडलाइन नहीं तो अगर अमेरिका वाक़तन ईरान के पावर प्लांट्स को, उनके ब्रिजेस को तबाह करता है, फिर आगे ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है, तो ये एस्केलेशन मज़ीद मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर सकती है। दूसरा, मैंने अपने कॉइन्स वाइप के ऊपर ईरान इज़राइल की सिचुएशन के ऊपर कि ईरान इज़राइल और पेट्रो डॉलर कैसे सारी दुनिया का अमन तबाह कर रहा है, कैसे सारी दुनिया में बिटकॉइन अमन ला सकता है। ये आप सोच नहीं सकते कि बिटकॉइन कैसे हमारी दुनिया में अमन ला सकता है, और जो दुनिया है वो वाक़तन ग्लोबल विलेज बन सकती है अगर बिटकॉइन की बात मानी जाए, सतोशी की मानी जाए। तो मैंने अपने इन सारे थाट को एक एंथम की सूरत में, सॉन्ग की सूरत में कल एक वीडियो बना के कुछ 4-1 मिनट का, जिसमें मैंने आपको वॉर की सिचुएशन, उसके सल्यूशन के बारे में अपडेट किया है। आई वुड रिकमेंड यू ये लाजमी वॉच कीजिएगा। अपना फीडबैक वीडियो के नीचे लाजमी दीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा। और दूसरा, ये जो अगर इफ़ इट कम्स इन योर माइंड कि मैं कैसे ये सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं भी बाथरूम सिंगर हूँ, कोई मेरी आवाज़ बहुत सुरीली नहीं है। मैं विद द हेल्प ऑफ AI ये सिंगिंग कर रहा हूँ। और अगर आप में से कुछ ऐसे यंगस्टर जो सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और उनको इस हवाले से कोई ट्यूटोरियल गाइड चाहिए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए भी तैयार हूँ। आप जेन्युइनली अपना इसमें कैरियर बना सकते हैं। मैं आपके साथ बल्कि ये एक ख़ातून के बारे में शेयर करता हूँ, सानिया मोनेट के नाम पे। इन्होंने अभी $3 मिलियन AI जनरेटेड सॉन्ग से एक डील फाइनल किया है। तो आप अगर ट्राई इसमें अपना कैरियर करना चाहें म्यूज़िक पे, आप लव सॉन्ग्स बनाना चाहें, आप मेरी तरह मोटिवेशनल सॉन्ग्स बनाना चाहें, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपका माइंड है, थाट है, उसको गानों की सूरत में करना चाहें, तो अब ये पॉसिबल है। तो आप अगर चाहें तो मुझे बताएं, मैं इसकी ट्यूटोरियल्स बना के आपको उसी चैनल जो कोइन वाइब मेरा चैनल जिसके ऊपर ये गाना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्यूटोरियल्स के ऊपर, यहाँ पे जाके मेरी सारी गाने को वॉच करें, देखें मैंने कैसे काम किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नोट करें, फिर वहाँ मेरे साथ कनेक्ट होएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। अच्छा, ये ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल के हवाले से खबर है, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो नॉर्थ कोरिया का लजारस ग्रुप है उसकी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो पिछले 6 माह से कोशिश कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग, यानी वो बाकायदा जो ड्रिफ्ट की टीम है उनके साथ मुख्तलिफ जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पर मिल के बड़े सोशल तरीके से हैकिंग ये उन्होंने किया है। मैं ये सोच रहा हूँ नॉर्थ कोरिया लजारस हर साल $multi-billion के स्कैम्स करता है। अब ये सारी दुनिया ईरान और पता नहीं कहाँ कहाँ हमले कर रही है। असल मज़ीद जो फाइनेंशियल क्रिमिनल है दुनिया का, वो ऐसे जैसे नो गो एरिया सारी दुनिया के लिए। नॉर्थ कोरिया हमारा जैसे पेशावर में एरिया है जहाँ पे नो गो एरिया, वहाँ पे हर इलीगल काम जो है वहाँ पे होता है। शायद नॉर्थ कोरिया भी एक तरह का नो गो एरिया सारी दुनिया के लिए। सर्कल ने जो अपनी L1 चेन आर्क के नाम की बिल्ड करनी है, वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्वांटम रेजिस्टेंस करेंगे। और क्वांटम रेजिस्टेंस के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, सोलाना ने अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की गई है उनके साथ मिलके एक टेस्ट किया है, स्ट्रेस टेस्ट किया है, और उसमें यह क्लियर हुआ है कि सोलाना अगर क्वांटम रेजिस्टेंस अपने आप को करना चाहता है तो स्पीड के ऊपर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी क्रिप्टो मार्केट में जितना स्पीड एस प्रोटोकॉल जो L1 इथीरियम को कंपिटेटर थे, इथीरियम को चैलेंज कर रहे थे, अब उनको सोचना पड़ेगा अगर उन्हें स्पीड को देखना है तो फिर क्वांटम अटैक के लिए रेडी रहे, अगर क्वांटम रेजिस्टेंस अपने आप को बनाना है तो फिर ये उनको स्पीड के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस हफ्ते के जो मेजर अनलॉक है
बेबीलोन का 20% टोकन अनलॉक होगा, रेड स्टोन का तकरीबन 12% टोकन अनलॉक होगा। ये चारों बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, लेकिन मार्केट क्रैश की वजह से ये टोकन जब अनलॉक होते हैं मज़ीद जो सप्लाई है उसके ऊपर उसका प्रेशर होता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो